अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीर अहमद और आज की इस वीडियो में हम सॉलिड स्टेट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सॉलिड की दो मेजर टाइप्स देखी थी, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एक एमरफस सॉलिड है। उन्हीं दो सॉलिड के दरमियान आज हम डिफरेंस करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनके अंदर डेफिनिट अरेंजमेंट पाई जाती है, या आप इसके कह लें 3D अरेंजमेंट पाई जाती है, जो क्रिस्टल्स लैटिस बनाते हैं, जाली बनाते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो जाली कैसे होती है, एक जैसे पैटर्न्स आपस में क्या होते हैं, इसी तरह की होती है ना जाली। एक जैसे पैटर्न क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है, जिसके अंदर रिपीटेशन मौजूद है। तो ये 3D अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट, और इसे क्या कह सकते हैं, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है। जबकि एमरफस सॉलिड वो है जिसमें मॉलिक्यूल्स की इनडेफिनिट अरेंजमेंट पाई जाए। इनडेफिनिट अरेंजमेंट पाई जाए, या आप कह लें कि मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज हो, कोई डेफिनिट रेगुलेटरी नहीं हो, बस मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज होते चले गए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको कुछ, तो उसमें आपको नज़र आ रहा है कि मॉलिक्यूल इस तरह से डेफिनिट रेगुलर पैटर्न में अरेंज हुए हैं कि आपको क्रिस्टल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लैटिस बनता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि यहाँ के अंदर क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ आपको नज़र आ रहा होगा, मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज है, बस रैंडमली अरेंज होकर सॉलिड फॉर्म में आ चुके हैं। तो पहली डिफरेंस तो ये होगा कि यहाँ डेफिनिट अरेंजमेंट, यहाँ इनडेफिनिट अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट, रैंडम अरेंजमेंट, रेगुलर पैटर्न, इररेगुलर पैटर्न यहाँ पाया जाता है। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी कह लें कि इररेगुलर पैटर्न यहाँ पर पाया जाता है। अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें कि इन दोनों में और क्या डिसिमिलैरिटीज हो सकती है, तो वो डिसिमिलैरिटीज हो सकती है इन टर्म ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और जितने भी एमरफस सॉलिड है उनका हमें वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। अब ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट और वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट क्या चीज़ है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट उस मेल्टिंग पॉइंट को कहते हैं कि एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एट अ सिंगल टेम्परेचर, होल सॉलिड कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। एक मखसूस टेम्परेचर पर आपका सारा का सारा सॉलिड, तमाम तर सॉलिड अगर लिक्विड में तब्दील हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मिसाल के तौर पर हम कह लेते हैं सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले लेते हैं, एक नमक का छोटा सा क्रिस्टल ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 801 डिग्री सेल्सियस। तो जब 801 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा ना, तो उस 801 डिग्री में सोडियम क्लोराइड का पूरा क्रिस्टल बर वक्त एक ही वक्त में मेल्ट हो जाएगा। मगर इसके मुकाबले में प्लास्टिक्स की बात करते हैं, अगर आप उसको मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा हिस्सा पहले मेल्ट होगा, फिर थोड़ा सा बाद में मेल्ट होगा। एक टेम्परेचर पर पूरा हिस्सा मेल्ट नहीं होगा, पूरा ऑब्जेक्ट, पूरा सब्सटेंस या पूरी प्लास्टिक मेल्ट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो एक तरह की मिसाल है एमरफस सॉलिड की। अब ऐसा क्यों होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास हमारे पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि एमरफस सॉलिड के पास वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पाया जाता है। इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा वही इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगा, वही इन दोनों मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्म, एक जैसी। और इस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए एक जैसी फोर्स चाहिए। तो एक ही टेम्परेचर पे सारे बॉन्ड टूट जाते हैं और पूरा सॉलिड किस में तब्दील हो जाता है, लिक्विड में। मगर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगा।
तो ये वाला बॉन्ड पहले टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड बाद में टूटेगा, तो अलग अलग टेम्परेचर पर आपका सॉलिड क्या होगा, मेल्ट होगा। तीसरा टर्म ये है, हमारे पास डेफिनेशन ये बन सकती है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं उनके पास क्या पाया जाता है, क्लेवेज प्लेन पाया जाता है, जबकि एमरफस सॉलिड के पास डज नॉट हैव क्लेवेज प्लेन। ठीक है, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके पास क्या है, क्लेवेज प्लेन है, जो कि एमरफस सॉलिड के पास कोई भी क्लेवेज प्लेन नहीं होता। अब ये क्लेवेज प्लेन क्या चीज होती है, मिसाल के तौर पर आप किसी ऑब्जेक्ट को अज्यूम करें कि ये हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब अगर मैं इसे तोड़ना चाहूँ ना तो हर एक क्यूब को अलहदा कर सकता हूँ। तो जब मैं ये वाले पार्ट को अलहदा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक क्यूब मिलेगा। दूसरे पार्ट को अलहदा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्यूब मिलेगा। तो आपको ये नजर आ रहा है कि हर टूटने वाला हिस्सा एक ही पैटर्न, एक ही शेप का है। इसकी मिसाल आप कुछ यूं समझ ले कि एक दीवार है और दीवार ब्लॉक से बना हुआ है, और मैं कह रहा हूं कि आपको इस ब्लॉक को तोड़ना है, इस दीवार को तोड़ना है, और इस तरह से तोड़ना है कि हर ब्लॉक एक ही पैटर्न से निकल जाए। जो उसका रेक्टेंगुलर शेप है उसी शेप से हम उसे क्या करें, निकालना शुरू हो। ये कहलाएगा क्लेवेज प्लेन। अब उसी दीवार को अगर मैं कहूँ सिर्फ तोड़ देना है तो वो क्या करेगा, तोड़े से मारेगा, कोई बड़ा टुकड़ा निकलेगा, कोई छोटा टुकड़ा निकलेगा, कोई डेफिनेट पैटर्न में चीज़ नहीं टूट रही होगी, तो उसे हम कहेंगे इसमें क्लेवेज प्लेन ही नहीं है। जैसे रबर की मिसाल ले लेते हैं, प्लास्टिक की मिसाल ले लेते हैं कि भाई आप उसको इस तरह से भी काट लो, सर्किल भी काट लो, कोई डेफिनेट पैटर्न में उसका ब्रेकडाउन नहीं हो रहा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके पास क्या मौजूद है, क्लेवेज प्लेन। जो एमरफस सॉलिड है उनके पास क्लेवेज प्लेन मौजूद नहीं है। अच्छा, तो जो फोर्थ पॉइंट इनके दरमियान है वो है हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो तमाम तर क्रिस्टलाइन सॉलिड सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि एमरफस सॉलिड क्या है, हमारे पास अनसिमेट्रिकल है, या आप उसे कह सकते हैं एसिमेट्रिकल है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल कह लें या एसिमेट्रिकल कह लें। अब सिमेट्री क्या चीज है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जब भी हमने देखा था ये मेरा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो अगर मैं इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को वैसे राइट से पकड़ूं, घुमा कर पकड़ूं, किसी भी तरह से रोटेट कर दूं, क्या इसकी अपीयरेंस में कोई चेंज आए? अगर ये अभी क्यूब है तो अगर मैं इसको कल देखूंगा तो ये कल भी क्यूब ही रहने वाला है, घुमा कर देखूं तो फिर भी क्यूब रहने वाला है। किसी तरह से भी आप रोटेट करने पर इसकी अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसे हम कहते हैं सिमेट्री। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि एमरफस सॉलिड एसिमेट्रिकल है, उसको रोटेट करने पर उनकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। फिर इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि एक ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, आप उसको किसी तरह से भी घुमा रहे हैं आपको वो रेक्टेंगुलर शेप का ही नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। मगर उसके मुकाबले में एक पत्थर है और उस पत्थर की मिसाल ये ले लें कि आप जब उसको रोटेट करेंगे तो आपको हर रोटेशन पर उसकी नई अपीयरेंस जाहिर होगी, उसे क्या कहेंगे, एसिमेट्री या अनसिमेट्री। इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है वो है आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो तमाम तर एनाइसोट्रॉपिक होते हैं या एनाइसोट्रॉपी होते हैं, और जितने भी एमरफस सॉलिड होते हैं वो तमाम तर आइसोट्रॉपिक या आइसोट्रॉपिक की प्रॉपर्टी रखते हैं। या आप इसे कर लीजिए एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, इस तरह से कर रहा है। अब इनकी क्या डेफिनेशन है, एन आइसोट्रॉपिक का मतलब ये हुआ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। और आइसोट्रॉपी का मतलब ये हुआ सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन
ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी अगर हम डायरेक्शन को क्या करें, चेंज करें। देखिए मिसाल ये ले लेते हैं हम, इसकी एक मिसाल, इस क्यूब की मिसाल ले लेते हैं, इस अरेंजमेंट की मिसाल ले लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, इस अरेंजमेंट की हम मिसाल ले लेते हैं। अब आपको यहाँ पर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड नज़र आ रहा होगा जहाँ पे इस तरह के क्रॉस वाले मॉलिक्यूल्स हैं कहीं पर, और कहीं पर आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह के डॉट वाले मॉलिक्यूल्स हैं। सिर्फ समझाने के तो लिए मैंने इनको डॉट और क्रॉस से जाहिर कर दिया। अब मिसाल के तौर पर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ले लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाऊँ तो मुझे सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, क्रॉस वाले मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाऊँ तो मुझे सिर्फ क्या अरेंजमेंट नज़र आ रही है, डॉट वाले मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट नज़र आ रही है। अब अगर मैं इसको मिसाल के तौर पर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाऊँ तो यहाँ पर डॉट क्रॉस, तो आप ये समझ रहे होंगे कि इनको अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूँ तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से अरेंजमेंट क्या हो रही है, मॉलिक्यूल्स की चेंज हो रही है। यहाँ 3 क्रॉस, यहाँ 3 डॉट, यहाँ डॉट क्रॉस, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने से मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज हो रही है, तो इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जबकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जो कि एमरफस है, मिसाल के तौर पर रैंडम अरेंजमेंट है, अब मैं इसको यहाँ से देखूँ क्या नज़र आएगा, रैंडम अरेंजमेंट। यहाँ से देखूँ क्या नज़र आएगा, रैंडम अरेंजमेंट। यहाँ से देखूँ क्या नज़र, हर डायरेक्शन से मुझे उसकी अरेंजमेंट कैसी नज़र आएगी, रैंडम ही नज़र आएगी। तो इसकी हर तरफ से प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी। तो इसे कहते हैं हम एनिसोट्रॉपी और इसे हम कहते हैं आइसोट्रॉपी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।